डिग्री में है। फिर इंटरव्यूअर पूछती है, एलिस आपकी सफलता का क्या राज है, आपकी हर बुक इतनी हिट क्यों होती है। एलिस जवाब देती है, मैं पहले कैरेक्टर्स के नाम लिखती हूँ जो कि मेरे ही आस पास के होते हैं, लाइक मेरे हस्बैंड और मेरी डॉटर भी, या फिर आज मैं इतने लोगों से मिली उनमें से कोई, और उन लोगों के अकॉर्डिंग मैं एक स्टोरी लिखती हूँ और कैरेक्टर्स को उसमें फिट करती हूँ। इंटरव्यूअर और बाकी ऑडियंस इंक्लूडिंग एलिस के हस्बैंड किम और उसकी डॉटर मून तीनों बहुत ही खुश दिखते हैं। पर तभी एक स्टाफ कहता है कट, और इंटरव्यूअर के कान में आकर वो कुछ बोलता है। तभी इंटरव्यूअर उठ खड़ी होती है और एलिस से कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। और हमें पता चलता है एलिस की लेटेस्ट बेस्ट सेलर बुक उसकी खुद की लिखी हुई नहीं है, बल्कि उसने इसे प्लेजराइज्ड किया है। पर एलिस इस बात को मानने से साफ इनकार करती है। अब दोस्तों, जिन्हें प्लेजराइज्ड का मतलब नहीं पता उन्हें बता दूं, प्लेजराइज्ड काइंड ऑफ एक थेफ्ट को कहते हैं, जिसमें आप किसी और के आइडिया या थॉट्स को चुरा कर ऐसे प्रेजेंट करो कि आपकी आइडिया या वर्क का पार्ट हो, और जिससे आपने इसे लिया हो उसे क्रेडिट भी न दो। एंड इसी सेम क्राइम का दोषी एलिस को ठहराया जा रहा है, बट एलिस अकॉर्डिंग उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। अगले सीन में दिखाते हैं एलिस अपने घर में होती है और हर तरफ से उसे कॉल आने शुरू हो जाते हैं। ये खबर टीवी न्यूज़ पे भी दिखाई जाती है कि एक पॉपुलर ऑथर जिसकी बुक्स 20 सालों से बेस्ट सेलर की कैटेगरी में आती थी, उसकी लेटेस्ट वर्क एक कॉपी है, और उनके अकॉर्डिंग एलिस ने यह आइडिया उस बुक से चुराया है जिसे एलिस ने एक राइटिंग कंपटीशन के दौरान पढ़ा था। एंड इन सब एलिगेशन से एलिस बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाती है। अब 2 साल बीत जाते हैं और एलिस एक कार में थी अपनी डॉटर मून के साथ, और वो कुछ दवाइयाँ लेती है। एंड हम समझ पाते हैं एलिस की पूरी ज़िंदगी बदल चुकी थी। अपने किए क्राइम के कारण उसे काफ़ी हिट मिला था एंड वो डिप्रेशन की शिकार हो चुकी थी। एलिस और मून कार में थोड़ी बातचीत करते हैं एंड उनकी बातों से हम समझ पाते हैं एलिस एक गांव जा रही है, जिससे वो हेट और टॉक्सिसिटी से दूर रहकर अपने काम पे ध्यान दे सके। यानी कि वो एक नई बुक फ्रेश माइंड से लिखकर अपनी खोई हुई इज्जत वापस जीतना चाहती थी। फिर हमें पता चलता है एलिस पे इल्ज़ाम के कारण उसके हस्बैंड किम अब उसके साथ नहीं रहते थे। उसके बाद एलिस और मून कार से विलेज पहुंचते हैं और एलिस कार से निकलकर आसपास की फ़ोटो क्लिक करती है। तभी वहाँ पे पीछे से विलेज शेरिफ का बेटा डेविड आ जाता है और वो कार के अंदर देखने लगता है। पर तभी एलिस उसे देख लेती है और डेविड हंसते हुए कहता है, आपकी बेटी बहुत सुंदर है। पर एलिस उसे थोड़े गुस्से से देखती है। तभी डेविड कहता है, अरे आप तो एलिस हो, सियोल की फेमस राइटर। और डेविड तुरंत अपने फादर यानी विलेज चीफ और बाकी लोगों को चिल्लाकर बुलाता है, देखो सियोल की फेमस राइटर आई है। फिर एलिस को देखने विलेज शेरिफ और 3 लोग भी आ जाते हैं और चारों बहुत ही एक्साइटमेंट से एलिस से बहुत कुछ कहते हैं, बट एलिस कोई भी खास रिप्लाई नहीं देती और उसे थोड़ा वियर्ड भी लगता है। फिर विलेज चीफ एलिस को एक विला तक छोड़ देते हैं जहाँ पे एलिस शांति से अपना काम कर सके। वहाँ पहुँचकर हम विला को देख पाते हैं और चीफ बताते हैं ये विला 60 ईयर्स पुराना है और पूरे कोरिया में ऐसा दूसरा विला नहीं है। एंड कोरियन इंडिपेंडेंस के बाद एक अमेरिकन मिशनरी जिसका नाम था जॉन बेट्स, उन्होंने इसे बनाया था, जिसमें वो ऑर्फन्स को पालते थे और उनकी देखभाल करा करते थे। शेरिफ ये भी बताते हैं यहाँ पे कई सारे सियोल के राइटर्स आकर अपनी बुक कंप्लीट कर चुकी है। तभी अचानक विला का गेट खुलता है और चीफ को धक्का देकर एक लेडी वहाँ से भाग जाती है। एलिस से देख थोड़ा डर जाती है कि आखिर ये कौन थी। शेरिफ कहते हैं कोई टेंशन की बात नहीं है, ये विलेज की स्ट्रेंज वुमन है जो हमेशा खाली घरों में छिपकर रहती है, आप फिक्र मत करो, कुछ भी नहीं होगा। बट दोस्तों, इस सीन का राज आगे खुलेगा। तभी एलिस नोटिस करती है उसकी डॉटर मून आसपास नहीं है और वो अपनी डॉटर को ढूंढने लगती है। तभी वो सामने देखती है मून एक लेक के पास खड़ी है और वो लेक को घूर रही है, जिसका रीज़न भी हमें आगे पता चलेगा। उसके बाद एलिस और मून अंदर रहने चले जाते हैं, पर शेरिफ उन्हें जाते जाते ये बता देते हैं कि घर ऑलमोस्ट रिपेयर हो चुका है, पर विला के रूफ के रिपेयरिंग का काम अभी तक बचा है और बारिश में लीकेज हो सकती है, इसलिए कुछ दिनों में हमारे गांव के यूथ ग्रुप आकर इसे बना देगा। एंड ये यूथ ग्रुप वही 3 लोगों का है जो कि स्टार्ट में शेरिफ के साथ थे। अगली सीन में हम एलिस को विला के अंदर देखते हैं और वो बुक लिखने पे कंसंट्रेट नहीं कर पाती और फिर याद करती है कि उसे यहाँ आने का आइडिया किसने दिया। और हम देख पाते हैं एलिस के बुक एडिटर को, और वो एलिस के बुक प्लेजराइज प्रूफ होने के बाद उसे अपने नेक्स्ट काम पे फोकस करने की सजेशन देता है। एंड वो कहता है कि मिशनरी जॉन बेट्स विला में जाकर एलिस को हेट से दूर एक नई बुक लिखनी चाहिए। फिर दिखाते हैं एलिस को सामान खरीदने विला से बाहर जाती है और वहाँ एक लेडी उसे कहती है कि उस घर में किसी अनजान आकृति का साया है, पर एलिस उसकी बात पे ध्यान नहीं देती और विला आ जाती है। और हम देख पाते हैं दूर से वही स्ट्रेंज वुमन एलिस पे नज़र रखे हुई थी जिसे हमने स्टार्ट में देखा था। फिर एलिस बुक लिखना स्टार्ट करती है, बट उसे कोई भी आइडिया नहीं सूझता और वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है।
तभी अचानक उसे अपनी बेटी मून की भागने की आवाज़ सुनाई देती है एंड वो भी तुरंत सीढ़ियों से ऊपर जाती है जहाँ उसकी बेटी विला के एटिक में बैठी थी। और पूछने पर मून कहती है मैं अपने दोस्त के साथ खेल रही थी। एलिस कहती है कौन दोस्त? मून कहती है देखो, आपको देखते ही वो यहाँ से चली गई। और वो फ्लोर के नीचे इशारा करती है। हम एज एन ऑडियंस फील कर पाते हैं कोई तो है जो एलिस पे नज़र रखे हुए है। अगली सीन में एलिस के हस्बैंड किम को सियोल में दिखाते हैं और वो एक लेक्चरर थे। वो अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं प्लेजरिज्म कई प्रकार की होती है जिसमें से एक अनकॉन्शियस प्लेजरिज्म होती है। सपोज आपने कुछ पढ़ा, वो कुछ दिनों में आप भूल जाओगे, पर काइंड ऑफ वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स हो जाता है। और जब आप एक बुक या कुछ और लिखते हो आपको ऐसा लगता है कि वो आपका ओरिजिनल आइडिया है, आपका ओरिजिनल वर्क है, बट अनकॉन्शियसली आप दूसरे की आइडिया को ही अपना समझ कर लिख रहे हो। पर किम के स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाते हैं कि आपकी वाइफ ने ऐसा किया है इसलिए आप उसे डिफेंड कर रहे हो। उसके बाद एलिस का बुक एडिटर किम से मिलने आता है एंड वो कहता है सब भूल जाओ और एलिस को माफ़ कर दो। वो कहता है कई लोगों ने पहले भी कॉपी किया है, बट मैटर करता है अपनी गलती से सीख कर उसे ठीक करना। बट किम बात पे ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। एडिटर चिल्लाते हुए कहता है मुझे पता है तुम्हें उसकी फ़िक्र है। अगली सीन में वापस हम एलिस और मून को देख पाते हैं और मून एक गाना गा रही होती है। एलिस कहती है किसने सिखाया तुम्हें ये गाना? मून कहती है मेरी फ्रेंड ने। एलिस कहती है बेटा, पर हम दोनों के अलावा यहाँ कोई भी नहीं है। पर मून कहती है मेरी फ्रेंड यहीं रहती है। पर एलिस के डांटने के कारण मून वहाँ से चली जाती है। पर जाते जाते वो ये कह देती है कि मेरी फ्रेंड मुझे हर रोज़ एक स्टोरी सुनाती है। नेक्स्ट सीन में एलिस टाइप करने की कोशिश करती है बट उसे आइडियाज़ नहीं आते, काइंड ऑफ राइटर्स ब्लॉक। तभी उसे एक पुराना कागज़ मिलता है और उस पर लिखा था साल 1988 सूजी नाम की लड़की मिस्टीरियस कारण से यहाँ से गायब हो गई। और फिर यह भी लिखा था प्लीज़ कॉन्टैक्ट मॉन्टेसरी नर्सरी। एंड इस सीन का बहुत बड़ा राज आगे खुलेगा। फिर एलिस उसी स्ट्रेंज वुमन को अपनी बेटी के पास देखती है और एलिस के आते ही वो वुमन वहाँ से भाग जाती है। इस चीज़ का कंप्लेन एलिस विलेज शेरिफ के बेटे डेविड से करती है, जो ये कहकर बात टाल देता है कि विलेज के लोग न्यू विजिटर को देखकर बहुत खुश हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग अब विलेज नहीं आते। अब नेक्स्ट सीन में एलिस अपनी बेटी मून के पास जाती है जो उससे थोड़ी नाराज़ थी। पर एलिस कहती है मून सुनाओ अपनी कहानी जो तुम्हारी फ्रेंड ने तुम्हें सुनाई थी। और मून कहती है सच में? मैं सुनाती हूँ। मेरी फ्रेंड ऊपर वाले रूम में रहती थी और एक दिन एक लड़का जिससे वो प्यार करती थी वो आकर उसे मार देता है। उसके बाद एलिस थोड़ी सी डर जाती है एंड उस दिन के बाद उसे कई सारे स्ट्रेंज विजन्स आने लगते हैं। मतलब कि जब भी वो अपनी डॉटर को टच करती है एलिस कुछ विजन्स देख पाती है और उन विजन्स में वो कुछ लोगों को देखती है जो इस विला से भाग रहे होते हैं। उसके बाद एलिस विला के एटिक में जाती है और स्टार्ट में मून ने जिस फ्लोर की तरफ इशारा किया था उसके नीचे एलिस एक डेड बॉडी की विजन देख पाती है एंड ये देख एलिस बहुत डर जाती है। बट धीरे धीरे एलिस इन सब से यूज्ड टू होने लगती है। उसकी डॉटर मून जो भी कहानी उसे नरेट करती थी एलिस उसे अपने लैपटॉप में लिखने लगती है जिसे वो एज अ बुक प्रिंट करवाएगी और इस बार उसे कोई भी कॉपी नहीं भूलेगा। एंड इस तरीके से एलिस को मेहनत भी कम लगेगी, यानी कि उसे आइडिया सोचना भी नहीं पड़ेगा एंड उसका काम भी हो जाएगा। सब सही चल रहा था। मून अपनी दोस्त से कहानी सुनती और वो एलिस को सुना देती। पर एक दिन मून कहती है मॉम आज से मैं अपने फ्रेंड से बात नहीं करूँगी, उसके कारण आप टेंशन में रहने लगे हो, सिर्फ काम काम करते रहते हो। पर एलिस वियर्ड तरीके कहती है मून तुम्हें कहानी बतानी होगी, तभी मैं अपनी खोई हुई इज्जत वापस जीत पाऊँगी। इन सब में मून बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है पर एलिस से कहती है सिर्फ कुछ दिन और। वो अपनी वर्क से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुकी थी एंड एट लास्ट उसकी बुक कंप्लीट हो जाती है जो वो जाकर अपने बुक एडिटर को दिखाती है और उसे पढ़कर एडिटर की खुशी का ठिकाना ही नहीं। वो कहता है वाओ ग्रेट, क्या लिखा है तुमने एलिस। उसके बाद एलिस की बुक पब्लिश होती है इन द नेम ऑफ एबिस और रातों रात वो बेस्ट सेलर बन जाती है एंड हर तरफ एलिस की चर्चे होने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में एलिस अपनी बेटी मून के साथ बाथटब में नहा रही होती है और बाथटब से निकलकर उसकी खुशी तुरंत दुख में बदल जाती है और उसे उसके एडिटर का कॉल आता है और वो कहता है तुमने फिर से ऐसा कैसे किया। एलिस कहती है क्या बोल रहे हो आप। फिर एलिस मीडिया से बचते बचाते एडिटर के पास पहुंचती है और वो कहता है देखो तुम्हारी ये बुक एबिस भी कॉपी है द ट्रेजेडी बुक की, जो कि साल 1992 में आई थी। बिल्कुल सेम स्टोरी, बिल्कुल सेम एंडिंग, कैरेक्टर्स के नेम से लेकर बुक में यूज़ किया सॉन्ग सारे के सारे कॉपीड हैं। एलिस तुम ऐसा दोबारा कैसे कर सकती हो, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, दोबारा कभी मत मिलना, बाय। एलिस कहते रह जाती है सुनो तो सही, ये मेरी डॉटर मून की कई स्टोरी है ना कि मेरी, एंड ये कॉपीड नहीं है। बट उसकी बात कोई नहीं मानता। एलिस पूरी शॉक थी और वो मून को ढूंढने लगती है
बट टू हर सरप्राइज मून उसके घर पे नहीं थी। वो तुरंत अपने हस्बैंड किम के पास जाती है और वो किम से पूछती है, मून कहाँ है, बताओ मुझे। किम कहता है, बस करो, अब बहुत हो गया, तुम अपना दोष दूसरों पे क्यों डाल रही हो। पर वो कुछ भी नहीं सुनती। अगले सीन में एलिस को एक डॉक्टर के पास ले जाया जाता है और वो एलिस से पूछता है, क्या तुम्हें अब भी लगता है मून ने तुम्हें बुक की स्टोरी कही थी। एलिस कहती है, हाँ ऑफकोर्स, पर बार बार सेम सवाल क्यों पूछ रहे हैं सब। डॉक्टर कहते हैं, अच्छा बताओ कहाँ है तुम्हारी बेटी मून। एलिस कहती है, मून मून तो वहाँ है, वहाँ पे। मून मून कहाँ हो। और अचानक वो याद करती है कि मून है ही नहीं। एंड यहाँ रिवील होता है असली क्लाइमैक्स। तो दोस्तों दरअसल मून बहुत पहले मर चुकी है। एंड हमने स्टार्ट से जिस मून को देखा था एलिस के साथ, वो और कुछ भी नहीं बल्कि एलिस की एक इमेजिनेशन थी। यानी कि फिल्म के स्टार्ट के इंटरव्यू से लेकर विलेज से न्यू बुक लिखकर वापस आने तक मून वहाँ थी ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ एलिस थी। बट यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आता है, तो एलिस को कहानी किसने नरेट की। मून तो काफ़ी पहले मर चुकी है, तो इसका जवाब भी हमें आगे मिलेगा। सो एलिस मून को इमेजिन क्यों करी थी। तो दरअसल एलिस की बेटी मून के मरने के बाद एलिस इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती और वो अपने माइंड पे एक अजम्पशन क्रिएट कर लेती है कि मून जिंदा है और उसके साथ रहती है, और धीरे धीरे वो इसे सच मानने लगती है। ना अगर आपको याद हो तो कुछ देर पहले एलिस और मून साथ नहा रहे थे और वो सीन सालों पुराना था। एंड मून काफ़ी पहले उसी बाथटब में एलिस के साथ नहाते हुए डूब कर मारी गई थी। इसलिए आपको याद होगा एलिस जब विलेज पहुंचती है तो शेरिफ का बेटा डेविड कहता है, आपकी बेटी बहुत सुंदर है, जो कि वो मून की फोटोग्राफ को देखकर कहता है, ना कि मून को। विलेज पहुंचकर एलिस स्ट्रेंज वुमन के साथ मून को देखती है, जबकि वहाँ सिर्फ स्ट्रेंज वुमन थी, ना कि मून। इवन वो लेक के पास भी मून को देखती है, जबकि वहाँ कोई भी नहीं था। इवन पूरे विला में और उसके एटिक में भी मून थी ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ एलिस थी। और ये सोचते सोचते एलिस डॉक्टर के सामने बहुत रोने लगती है और बाहर उसका हस्बैंड किम भी बहुत सैड हो जाता है। फिर डॉक्टर एलिस से कहते हैं, अब बताओ ये सूजिन कौन है जिसके बारे में तुमने बुक में लिखा। एलिस कहती है, डॉक्टर प्लीज़ मेरा यकीन करिए, मैंने प्लेजराइज नहीं किया है, ये स्टोरी मून ने मुझे बताई है एंड मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। डॉक्टर कहते हैं, तुम्हारे बुक के अकॉर्डिंग एक लड़की जिसका नाम सूजिन है वो विला में रहती थी। एक बार विला रिपेयर के दौरान कुछ लोगों ने उसे मार दिया एंड यही चीज़ बुक में लिखी है, राइट। देखो एलिस, तुम रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती कि तुमने प्लेजरिज्म परफॉर्म किया है, इसलिए तुम झूठ पे झूठ कह रही हो। एलिस कहती है, मेरा विश्वास करिए, ज़रूर उस विला में कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वहीं पे मुझे स्टोरी पता चली, बट उसका विश्वास कोई नहीं करता। उसके बाद डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं और फिर एलिस और किम बात करते हैं। एलिस बहुत रो रही थी, बस उसका हस्बैंड किम कहता है, तुम्हारे कारण एडिटर को अपनी कंपनी बेचनी पड़ी, क्योंकि उसने तुम्हारी प्लेजराइज्ड बुक को प्रमोट किया एंड तुम पर भी केस चल सकता है। पर एलिस कहती है, मैं सच ढूंढने जा रही हूँ किसी भी हाल में। एलिस तुरंत ट्रेजेडी बुक के ऑथर के घर पहुँचती है और वहाँ उसे एक लेडी मिलती है। वो लेडी बताती है कि उस बुक के ऑथर का नाम है ली, जो कि 10 साल पहले मर चुका है। वो कहती है, ली एक बहुत ही बुरा इंसान था जिसने अपनी वाइफ को यहाँ छोड़ दूसरी जगह चला गया और उसकी वाइफ के एंड टाइम यानी मरने के वक्त तक भी वो उससे मिलने नहीं आया। एंड उसकी वाइफ के मरने के बाद वो एक बुक को लेकर आता है और अपनी डेड वाइफ के नाम पर इसे प्रमोट करता है, और इसी बुक को तुम सब द ट्रेजेडी के नाम से जानती हो। ये सुन एज एन ऑडियंस हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एलिस ने उस बुक को प्लेजराइज्ड किया है या फिर उसे किसने ये बताया, आखिर क्या हो रहा है। इस सब का जवाब हमें आगे मिलेगा। उसके बाद एलिस अपने हस्बैंड किम से मिलती है, जो उसे आगे रिसर्च करने से बहुत रोकता है और कहता है, भूल जाइए सब, छोड़ दो प्लीज़। पर एलिस कहती है, नहीं, मैंने कॉपी नहीं किया और शायद हमारी डेड डॉटर मून हमसे कुछ कहना चाहती है। मैं उसी विला में जा रही हूँ सच जाने, हो सके तो तुम भी आ जाना। फिर एलिस एक मॉन्टेसरी नर्सरी जाती है। यानी कि आपको याद होगा उस विला में एलिस को एक नोट मिला था जिसमें सूजिन के मिस्टीरियस डेथ के बारे में लिखा था और उसके नीचे उसी नर्सरी का नाम था। इसलिए एलिस यहाँ आई है छानबीन करने। नर्सरी अंदर से पूरी खाली थी और उसके अंदर एलिस को अपनी बेटी मून की आत्मा दिखती है और वो उसे एक रूम तक लेकर जाती है। एंड रूम में एलिस को कुछ फोटोग्राफ्स मिलती है, जिसमें से एक सूजिन और उसकी मदर की थी और दूसरे में सूजिन और उसके 4 दोस्त थे। उन चारों में से एक डेविड था। एंड यहाँ हम समझ पाते हैं दोस्तों, विलेज शेरिफ का बेटा डेविड और सूजिन बहुत ही खास दोस्त थे। बट उस फोटोग्राफ में बाकी 3 दोस्त कौन थे उसका जवाब हमें आगे मिलेगा। तभी वहाँ वो स्ट्रेंज वुमन आ जाती है और हम समझ पाते हैं वो स्ट्रेंज वुमन और कोई नहीं बल्कि सूजिन की माँ है। और एलिस को देख वो भागने लगती है। एलिस को पीछा कर कहती है, सूजिन के बारे में मुझे बताइए प्लीज़। और वो लेडी उसे एक पोस्टर देने वाली होती है, तभी एक ट्रक उसे मार गिराता है। यहाँ हम समझ पाते हैं सूजिन की मदर यही स्ट्रेंज वुमन थी, क्योंकि उस पोस्टर में सूजिन की फ़ोटो थी। दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हो कि सूजिन कौन है और सूजिन को एलिस क्यों ढूंढ रही है, तो इसका जवाब है वो बुक।
एलिस को बुक की स्टोरी मून ने बताई थी, बट मून तो मर चुकी है। पर एलिस की लिखी स्टोरी के अकॉर्डिंग 4 लोगों ने मिलकर सूजिन को मारा था और सूजिन की मिस्टीरियस डिसअपियरेंस की एक नोट भी उसे विला पे मिली थी। तो अगर एलिस सूजिन के कातिलों को ढूंढ लेगी तो सारी गुत्थी सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट सीन में एलिस पुलिस स्टेशन में होती है, जहाँ वो विलेज के 4 लोगों पे सूजिन की मौत का इल्ज़ाम लगाती है, इंक्लूडिंग डेविड, क्योंकि उस फोटोग्राफ में 4 दोस्त थे सूजिन के साथ और एलिस को लग रहा था वही चारों ने उसका कत्ल किया होगा। पर वो चारों साफ इनकार कर देते हैं। फिर एलिस वहाँ से चली जाती है और डेविड उसे आके कहता है, आप यहाँ से चले जाओ प्लीज़, हमारा पूरा गांव आपके कारण हिल सा गया है क्योंकि आपने हम बेगुनाहों पे इल्ज़ाम लगाया है। पर एलिस को जो फोटो नर्सरी मिलती है वो डेविड को दिखाती है और कहती है, तुम और सूजिन साथ थे और तुमने ही सूजिन को मारा है। पर डेविड कहता है नहीं, और वो रिवील करता है सूजिन एक राइटर बनना चाहती थी, इसलिए वो सियोल चली गई। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। और जब सूजिन के फादर वहाँ पहुँचते हैं वो उसे देख हैरान हो जाते हैं। डेविड कहता है, हम निर्दोष हैं, वो खुद हमें छोड़ कर गई थी। उसके बाद एलिस विला चली जाती है, पर उसे डेविड की बात खटकती है और वो इस बारे में सोच रही होती है। पर तभी विला के अंदर 3 लोग आते हैं और दोस्तों ये 3 लोग वही हैं जिन्हें हमने फोटोग्राफ में सूजिन और डेविड के साथ देखा था। एंड ये तीनों गांव के शेरिफ के 3 दोस्त के बेटे थे जिन्हें हमने फिल्म के स्टार्ट में देखा था। एंड ये तीनों बाहर पढ़ते थे बट किसी मकसद से यहाँ आए थे। वो तीनों विला के अंदर आकर सूजिन को ढूंढते हैं और यहाँ उनकी बातों से हम समझ पाते हैं कि इन तीनों ने ही सूजिन को मारकर इस विला में दफना दिया है और सूजिन की लाश विला के एटिक में दफना है। एलिस वहाँ से भागने की कोशिश करती है पुलिस को बुलाने के लिए, और उन तीनों को एलिस की आवाज़ आ जाती है। एलिस तुरंत वहाँ से भागती है और तीनों उसका पीछा करते हैं, बट बीच में ही उनमें से 2 गिर जाते हैं, सिर्फ एक उसका पीछा कर रहा होता है। पर तभी एलिस की हेल्प के लिए वहाँ पे डेविड आ जाता है और एलिस डेविड से कहती है, डेविड चलो यहाँ से, वो लोग हमें मार देंगे। पर तभी डेविड कहता है, इनसे मुझे खतरा नहीं, और उन तीनों में से एक बंदा एलिस को मारकर बेहोश कर देता है। और दोस्तों अब यहाँ रिवील होती है असली कहानी। साल 1988 सूजिन और डेविड एक दूसरे से प्यार करते थे, बट सूजिन राइटर बनने के लिए सियोल जा रही थी। डेविड उसे रोकता है पर वो कहती है, मैं राइटर बनकर वापस आ जाऊंगी। और तभी हम उन्हीं 3 लोगों को देख पाते हैं जिन्होंने एलिस पर अटैक किया था। वो लोग आकर सूजिन को डराते हैं और उसे धक्का देकर गिरा देते हैं। उनका प्लान था सूजिन को डराकर सियोल न जाने देना, जिसके कारण वो डेविड के साथ रह पाएगी। और खुद की सेल्फ डिफेंस में सूजिन उन तीनों में से एक पर अटैक करती है। उस बंदे को बहुत गुस्सा आता है और वो सूजिन को मारने लगता है। डेविड और बाकी 2 दोस्त उसे रोकते हैं। सूजिन और उस बंदे की लड़ाई में सूजिन के पेट में एक पॉइंटेड रॉड घुस जाती है एंड उसकी मौत वहीं हो जाती है। चारों दोस्त बहुत डर जाते हैं और उसे विला के एटिक में दफना कर भाग जाते हैं। अब कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है और एलिस एक चेयर से बंधी हुई थी। एलिस के सामने वो 4 दोस्त भी खड़े थे, डेविड और वो तीनों, और उन चारों में कहासुनी हो जाती है और चारों आपस में ही लड़ने लगते हैं। बट तभी वहाँ एलिस के हेल्प के लिए उसका हस्बैंड किम आ जाते हैं, बट डेविड उसे मारकर बेहोश कर देता है। इसी दौरान एलिस अपने हाथ की रस्सी को खोलने की कोशिश करती है और उसके बाद वो चारों दोस्त लड़ने लगते हैं और मौके का फ़ायदा उठाकर एलिस वहाँ से भाग जाती है। इन चारों की लड़ाई में 3 मर जाते हैं और सिर्फ डेविड एक लौता बचता है। डेविड एलिस का पीछा करता है बट एलिस एक कार लेकर डेविड को मार देती है। एंड अब लग रहा था सब कुछ ठीक होने वाला है, बट तभी वहाँ पे एंट्री होती है विलेज शेरिफ की, और वो अपने बेटे को मरा हुआ देखकर हैरान हो जाती हैं और गुस्से में वो एलिस को गोली मार देते हैं। नेक्स्ट सीन में वो एलिस को बांध देते हैं और एक बोट में कहीं ले जा रहे होते हैं। एंड यहाँ रिवील होता है एक और ट्विस्ट। तो दोस्तों दरअसल डेविड के फादर विलेज के शेरिफ को भी सूजिन के डेथ के बारे में पता था कि वो चारों लोगों ने सूजिन को मारा है। वो उस दिन जब विला पहुँचते हैं तब चारों दोस्त वहाँ से भाग रहे होते हैं और वहाँ विला के एटिक में उन्हें फ्लोर पे कुछ खटकता है। जब वो फ्लोर के अंदर चेक करते हैं वहाँ पे सूजिन जिंदा थी और वो मदद के लिए चिल्लाती है। विलेज शेरिफ उसे ऐसे देखकर हैरान हो जाते हैं और वो सोचते हैं शायद उनके बेटे ने या फिर उन चारों में से किसी ने सूजिन पे अटैक किया होगा, और उन लोगों को बचाने के लिए वो सूजिन को गला घोंटकर मार देते हैं। यानी कि पेट में रॉड घुसने के बाद सूजिन से बेहोश हो गई थी और उन चारों ने उसे जिंदा दफना दिया था, और विलेज शेरिफ ने सबसे बुरा काम किया, उसे जिंदा मार दिया। और असली कहानी सुन एलिस पूरी तरह से हैरान हो जाती है कि कोई इंसान इतना जालिम कैसे हो सकता है। उसके बाद शेरिफ एलिस को पानी में फेंक देता है जिससे इकलौता सबूत उनके पाप का मिट जाए। पानी में एलिस डूबने लगती है, बट तभी अचानक उसे गन मिलती है और उसी बंदूक से एलिस शेरिफ को मार देती है। फिर तुरंत वहाँ किम आकर एलिस को बचा लेता है। फिर वहाँ पे पुलिस टीम भी आ जाती है और लेक से शेरिफ की और विला से चारों दोस्तों की लाश मिलती है, जिसे उसके फादर्स देख बहुत रोते हैं। लास्ट सीन में एडिटर एलिस को माफ़ कर देता है और उसे एक न्यू बुक लिखने कहता है। फिर एलिस किम से कहती है, मैं जा रही हूँ उसी स्टोरी को बिल्कुल न्यू एंगल से लिखने,
जिसमें कहानी की मेन लीड एक माँ और बेटी होगी, यानी कि एलिस और मून। और स्टोरी वही होगी जो हमने इस पूरे फिल्म में देखा। बिल्कुल एंड के सीन में एलिस ऑफिशियल के सामने बैठी होती है